नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घटते बढ़ते अनुपात का नियम, इस नियम की मान्यताएं, नियम की व्याख्या, उत्पादन की 3 अवस्थाएं और घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने के कारण। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस। साधन के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है या दीर्घकाल से? अल्पकाल से। क्या साधन के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? नहीं। स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने पर जब उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साधन के बढ़ते प्रतिफल। जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने पर उत्पादन समान दर से बढ़े तो हम उसे क्या कहते हैं? साधन के समान प्रतिफल। स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करने पर जब उत्पादन घटती दर पर बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं? साधन के घटते प्रतिफल। अब हम लौटते हैं आज के वीडियो की ओर और अब हम करेंगे घटते बढ़ते अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पिछले वीडियो में हमने किया साधन के प्रतिफल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसके अंतर्गत हमने उसकी 3 प्रवृत्तियां की: साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। अच्छा, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या किया कि जो तीनों प्रवृत्तियां हैं इनका समावेश कर दिया और इन तीनों प्रवृत्तियों के स्थान पर घटते बढ़ते अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। कहने का अभिप्राय है कि जो साधन के प्रतिफल है वही घटते बढ़ते अनुपात का नियम भी है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है वह अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में यह नियम लागू होता है और अल्पकाल में क्या है, बाकी साधन स्थिर होते हैं, एक साधन परिवर्तनशील होता है, अर्थात साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। और साधनों के अनुपात में परिवर्तन होने से उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। पहले कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर पर बढ़ेगा, फिर घटती हुई दर पर बढ़ेगा और उसके पश्चात वह घटना शुरू कर देगा क्योंकि सीमांत उत्पादन आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहा जाता है और इसे हम यूं डिफाइन कर सकते हैं: घटते बढ़ते अनुपात के नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा अन्य साधन स्थिर होते हैं तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, फिर घटते हुए अनुपात में बढ़ता है और उसके पश्चात घटना प्रारंभ कर देता है। अब है घटते बढ़ते अनुपात के नियम की मान्यताएं, एजम्पशंस। बिना मान्यताओं के यह नियम लागू नहीं होता। तो पहली मान्यता है उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात फलन है। इसका अभिप्राय यह है कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी मान्यता, परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं। तीसरी मान्यता, उत्पादन के कुछ साधन स्थिर हैं। और चौथी मान्यता है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, इस नियम की व्याख्या। और व्याख्या हम करेंगे एक तालिका के द्वारा। तालिका आपके सामने दी गई है। भूमि की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद यहाँ पर दिया गया है। आप इस तालिका को लिख लीजिए और एक बार भूमि की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ, कुल उत्पाद और जो सीमांत उत्पाद दिया है उसको ध्यान से देखिए। तो आप पाएंगे कि श्रम की तीसरी इकाई
जहाँ पर कुल उत्पाद 9 है, यहाँ तक कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। पहली इकाई पर कुल उत्पादन 2 है, दूसरी पे बढ़कर 5 हो गया, तीसरी पे 9 हो गया, तो बढ़ती हुई दर पर बढ़ रहा है। और सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है, पहली इकाई पे 2, दूसरी पे 3 और तीसरी पे 4। अच्छा, श्रम की चौथी इकाई के बाद आप देख सकते हैं कि कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ रहा है, इसलिए सीमांत उत्पादन भी कम होने लगता है। और यह प्रक्रिया आपकी चलती है छठी इकाई तक। छठी इकाई में आप ये भी देख सकते हैं कि कुल उत्पाद आपका अधिकतम है, 12 है, जबकि सीमांत उत्पाद 0 है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि कुल उत्पादन अधिकतम तब होता है जब सीमांत उत्पाद 0 होता है। और सातवीं इकाई के पश्चात आप देख सकते हैं कि कुल उत्पाद कम होने लगता है तथा जो सीमांत उत्पाद है वो भी ऋणात्मक हो जाता है। तो अब हम इसकी व्याख्या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि तालिका से स्पष्ट होता है कि श्रम की तीसरी इकाई तक कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, इसलिए सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है। चौथी इकाई से कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ रहा है, इसलिए सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। छठी इकाई पर कुल उत्पाद अधिकतम है तथा सीमांत उत्पाद 0 है। सातवीं इकाई से कुल उत्पाद कम होने लगता है तथा सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। कुल उत्पाद अधिकतम तब होता है जब सीमांत उत्पाद 0 है और यह तब गिरना आरंभ हो जाता है जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। अब इस तालिका से हमें ये समझ में आ चुका है कि जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है उसके अंतर्गत कुल उत्पादन पहले बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है, अर्थात जो प्रतिफल है, जो रिटर्न्स हैं, वो बढ़ रहे होते हैं। उसके बाद कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो रिटर्न्स हैं, जो प्रतिफल हैं, वो अब घटना शुरू हो चुके हैं। और ये कहाँ से पता लगता है? ये लगता है सीमांत उत्पाद से पता, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है। और जो तीसरा हमने देखा कि कुल उत्पादन घटना प्रारंभ कर देता है, किस कारण से? ऋणात्मक प्रतिफल के कारण। जो रिटर्न्स हैं अब वो ऋणात्मक हो चुके हैं, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो चुका है। तो इसी निष्कर्ष के आधार पर जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने घटते बढ़ते अनुपात के नियम को 3 अवस्थाओं में बांटा, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। और अब हम इसे करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। जो तालिका हम पहले कर चुके हैं उसी को हम 3 भागों में अर्थात 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहली अवस्था दी गई है जिसमें कि भूमि की 1 इकाई के साथ श्रम की 3 इकाइयाँ ली गई हैं और इसमें सीमांत उत्पाद में होने वाली वृद्धि के कारण हम इसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब आपके सामने दूसरी अवस्था दी गई है जो कि भूमि की 1 इकाई और श्रम की 4 इकाइयों से शुरू होकर श्रम की 6 इकाइयों तक दी गई है। इसमें सीमांत उत्पाद में होने वाली कमी के कारण हम इसे घटते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। और अब आपके सामने उत्पादन की तीसरी अवस्था है जिसमें आप देख सकते हैं कि भूमि की 1 इकाई ही है, जबकि श्रम की 7वीं इकाई यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें कुल उत्पाद 11 है जो कि कम हो रहा है। सीमांत उत्पाद के ऋणात्मक होने के कारण इसे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। इन 3 अवस्थाओं में आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर औसत उत्पाद भी लिया है, एवरेज प्रोडक्ट को भी हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं यदि हम सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को देखें तो जब पहली अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है, औसत उत्पाद भी बढ़ता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद की तुलना में कम बढ़ता है।
दूसरी अवस्था में आप देख सकते हैं कि सीमांत उत्पाद आपका कम होना शुरू हो चुका है। औसत उत्पाद भी घट रहा है, लेकिन औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद की तुलना में कम दर से घटता है, कम घट रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कि सीमांत उत्पाद शून्य हो चुका है, लेकिन औसत उत्पाद शून्य नहीं होता। सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद ऋणात्मक नहीं होता। अब इन्हीं तीन अवस्थाओं को यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आपने अच्छे से इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। समझने के लिए आप तालिका के आधार पर भी डायग्राम को बना सकते हैं। अब हम चित्र की व्याख्या करते हैं। चित्र ए में OY अक्ष पर उत्पादन की मात्रा तथा OX अक्ष पर श्रम की संख्या प्रकट की गई है। यहाँ पर TP कुल उत्पाद वक्र है। इस वक्र से ज्ञात होता है कि बिंदु E तक कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। बिंदु E से G तक यह घटती दर से बढ़ रहा है। बिंदु G पर यह अधिकतम हो गया है और उसके पश्चात यह कम होना शुरू हो जाता है। चित्र बी में MP सीमांत उत्पाद वक्र है। बिंदु H तक सीमांत उत्पाद बढ़कर अधिकतम हो जाता है। इसके पश्चात सीमांत उत्पाद घटता जा रहा है। बिंदु I पर सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिंदु H के पश्चात सीमांत उत्पाद घटता जा रहा है। बिंदु S पर सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तथा S के पश्चात यह ऋणात्मक हो जाता है। AP वक्र औसत उत्पाद को प्रकट कर रहा है। बिंदु I तक औसत उत्पाद भी बढ़ता जा रहा है, परंतु I के पश्चात औसत उत्पाद कम होना आरंभ हो जाता है। तो इस आधार पर इसकी तीन अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 में जो पहला चरण है, जो पहली अवस्था है, उसमें कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर पर बढ़ रहा है, जो कि O से E तक है। और इसकी दूसरी अवस्था आपकी होती है E से G तक, जहां पर कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ रहा है और यह G बिंदु पर अधिकतम हो जाता है। और तीसरी अवस्था आपकी आती है G बिंदु के पश्चात, जहां पर कुल उत्पादन आरंभ हो जाता है। तो इस आधार पर हमसे कई बार यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो उत्पादक है वह उत्पादन की कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज में उत्पादन करना पसंद करता है, या वह कौन सी स्टेज में उत्पादन करेगा। तो जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, लाभ भी अधिक हो और उत्पादन भी अधिक हो। लेकिन साथ ही साथ जो उसका सीमांत उत्पाद है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों स्टेजेस में आप देख सकते हैं कि पहली स्टेज जो है उसमें बढ़ती हुई दर से उसको कुल उत्पादन उसका बढ़ रहा है, लेकिन अधिकतम नहीं होता। दूसरी स्टेज में G पॉइंट पर उसका जो कुल उत्पादन है वह अधिकतम है और यहाँ पर जो उसका सीमांत उत्पाद है वह शून्य है। इसके पश्चात जो है, जो थर्ड स्टेज है, उसमें कुल उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में तो उत्पादन करेगा नहीं, पहली स्टेज में उसका उत्पादन अभी बढ़ ही रहा है, तो वह दूसरी स्टेज, जो दूसरी अवस्था है, उसमें उत्पादन करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका उत्पादन अधिकतम भी होता है और जो सीमांत उत्पाद है वह शून्य है। तो उत्पादन की दूसरी अवस्था में उत्पादक उत्पादन करना पसंद करता है, जो कि E से G तक है। अब हम करेंगे घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने के कारण, कि क्या कारण हैं जिनके द्वारा यह नियम लागू होता है। तो पहला कारण है साधनों की अविभाजिता। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन के कुछ साधन अविभाजित होते हैं।
इसका अर्थ यह है कि एक निश्चित सीमा तक उत्पादन करने के लिए उस साधन की कम से कम एक इकाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उत्पादन बढ़ने के साथ साथ औसत लागत कम होती जाती है तथा सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है। अब आप इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टिचिंग मशीन है जो कि 10 दर्जन कॉपियों को पिन लगा सकती है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप 1 दर्जन कॉपी में पिन लगाएं, 2 दर्जन में लगाएं या 10 दर्जन में लगाएं। और सपोज कीजिए कि आपको वह मशीन 2 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको किराए पर मिलती है और आप केवल 1 दर्जन कॉपी पर ही पिन लगाते हैं, तो पिन लगाने की लागत कितनी हुई? 2 रुपये प्रति दर्जन। और यदि आप 5 दर्जन कॉपियों पर पिन लगा लेते हैं तो जो आपकी कॉस्ट है, जो लागत है, वो पड़ी 40 पैसे प्रति दर्जन। और इसी तरह यदि आप पूरी की पूरी 10 दर्जन कॉपियों पर पिन लगा लेते हैं तो आपकी कॉस्ट पड़ी 20 पैसे प्रति दर्जन। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत लागत भी कम होती जाती है और सीमांत उत्पाद आपका बढ़ता है, अर्थात आपका जो उत्पादन है वो बढ़ती हुई दर पर बढ़ रहा है। अब है इस नियम के लागू होने का दूसरा कारण, उत्पादन के स्थिर साधन। इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं। जब ये स्थिर साधन घटते बढ़ते साधनों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो परिवर्तनशील साधनों की तुलना में इनका अनुपात कम हो जाता है। उत्पादन सभी साधनों के सहयोग का फल है, इसलिए जब घटते बढ़ते साधन की एक अतिरिक्त इकाई का अपेक्षाकृत कम स्थिर साधन की इकाइयों के साथ उत्पादन करना पड़ता है तो घटते बढ़ते साधन का सीमांत उत्पाद धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जो थर्ड रीज़न है वो है स्थिर साधन का इष्टतम से अधिक उपयोग। जब किसी स्थिर साधन का इष्टतम उपयोग अर्थात सबसे अच्छा उपयोग के पश्चात उसके साथ लगाए जाने वाले घटते बढ़ते साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो घटते बढ़ते साधन का सीमांत प्रतिफल कम होने लगता है। इसका कारण यह है कि इष्टतम उपयोग होने के पश्चात घटते बढ़ते साधन की मात्रा के बढ़ने के फलस्वरूप स्थिर साधन का गलत अनुपात में प्रयोग होने लगता है। अब इसे भी हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक मशीन है जो कि हमारे पास उत्पादन का स्थिर साधन है और इस मशीन का इष्टतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने के लिए हमें केवल 4 श्रमिकों की आवश्यकता है। यदि हम उसमें 5 श्रमिक लगा दें तो उससे क्या होगा? कुल उत्पादकता बहुत कम बढ़ेगी, कुल उत्पादन में काफ़ी कम वृद्धि होगी, जो सीमांत उत्पादन है वह कम होना शुरू हो जाएगा। अब जो चौथा कारण है इस नियम के लागू होने का वो है अपूर्ण स्थानापन्न। घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने का मुख्य कारण साधनों में पाई जाने वाली अपूर्ण स्थानापन्नता भी है। स्थानापन्नता से अभिप्राय एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग करना है और यदि साधनों में पूर्ण स्थानापन्नता संभव होती तो स्थिर साधन का इष्टतम उपयोग होने के पश्चात जैसे जैसे घटते बढ़ते साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता स्थिर साधन के स्थान पर उसके स्थानापन्न का प्रयोग करके उसकी पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता था। लेकिन ऐसा ना होने के कारण घटते बढ़ते साधनों तथा स्थिर साधनों का अनुपात उचित नहीं हो पाता तथा घटते बढ़ते साधन का सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। तो ये थे घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने के कारण। आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्कशीट दी जा रही है, आपने इन क्वेश्चंस को करना है। घटते बढ़ते अनुपात का नियम क्या है? घटते बढ़ते अनुपात के नियम की मान्यताओं का वर्णन करो। घटते बढ़ते अनुपात के नियम की चित्र सहित व्याख्या करो।
घटते बढ़ते अनुपात के नियम के लागू होने के कारणों का वर्णन करो। एक उत्पादक उत्पादन की 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।